हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सीटेट 2024 जो आपका 21 जनवरी को होने वाला है, आई होप कि उसकी तैयारी सभी की बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अभी तक सभी ने अपने जितने भी PYQ हैं और जितनी भी आपकी थ्योरी की क्लासेस हैं जो कि आपकी लवली एकेडमी पे पड़ी हुई हैं, वो सारी आपने अभी तक वॉच कर ली होंगी। आई होप आप लोगों की तैयारी सफिशिएंट हो गई होगी कि आप लोग सीटेट को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर कर पाएँ, यानी कि 120 से लेकर 130 तक स्कोर कर पाएंगे। जो आपके सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए मात्र 90 मार्क्स चाहिए। तो आई होप कि जितनी भी आपकी तैयारी हुई होगी आपकी क्वालिफाइंग से बेहतर ही हो गई होगी। और अभी तक जितने भी लोग हैं, अब जिन लोगों ने जो चीज़ें पढ़ ली हैं उन सभी का एक प्रकार से रिवीजन कर सकते हैं। जिसने भी लवली एकेडमी पर थ्योरी की क्लासेस देखी हैं तो आपके लिए मैराथन की सारे ही सब्जेक्टों की क्लासें डाली जा रही हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। और आपकी जो NCERT बेस्ड जो सीटेट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपके NCERT के पैटर्न पर आधारित हैं, उन सभी के लिए मैराथन की जो क्लासेस हैं वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी और आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। तो अभी तक जो हमारी मैराथन की क्लासेस डल चुकी हैं उनमें आपकी CDP की मैराथन की क्लास डाली जा चुकी है, EVS और SST की भी मैराथन की क्लास डाल दी जा चुकी है। यानी कि जो आपकी SST है उसकी जियोग्राफी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की पेडागोजी जो कि आपकी 15 मार्क्स की आती है, उसके लिए मैराथन क्लास। इसमें हम लोग लगभग जो 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आने वाली है, जिन्होंने भी सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश को या फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश को चुना है उनके लिए है। तो जो आपकी 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाएगी, आई होप कि इस टॉपिक से, इस पूरी क्लास से आपको करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और बहुत अच्छे से आप उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चनों को कर पाएंगे। उसके बाद में जो आपके 15 मार्क्स बचते हैं वो बचते हैं आपके पैसेज के लिए। 15 मार्क्स का जो आएगा वो पैसेज आएगा और उस पैसेज में आपको लगभग एक जो पैसेज दिया जाएगा वो 8 मार्क्स का होगा और दूसरा पैसेज भी लगभग 8 या 7 मार्क्स का हो जाएगा। यानी कि लगभग जो दूसरा पैसेज है अगर एक 8 मार्क्स का हो गया तो एक 7 का हो जाएगा। यानी टोटल मिला के जो आपके पैसेज हैं वो 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो पैसेज के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी आपके पास में जो प्रीवियस ईयर में जितने भी पैसेज आए हुए हैं सीटेट के एग्जाम में, आप सभी लोग सबसे पहले उनको क्लियर कर लीजिए। यानी एक बार उनको लगा के देख लीजिए। उसमें आपके ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पैसेज से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो जो पैसेज है उन्हीं में आपकी जो बेसिक ग्रामर है वो पूछ ली जाएगी। तो आप अपने पैसेज के लिए जो बेसिक ग्रामर है उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप पैसेज को एक बार से जल्दी से रिवाइज करते चलिए, ताकि जितने भी आपके पैसेज हैं, आप लगभग 8 से 10 पैसेज ऐसे हैं जिन्हें आप लगा लीजिए जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों। आई होप उसके बाद में जो आपके हिंदी में या फिर इंग्लिश में जो पैसेज वाले 15 मार्क्स हैं वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और पेडागोजी के लिए आज की क्लास सफिशिएंट रहने वाली है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ, यानी जो आपकी इंग्लिश की पेडागोजी है उसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। यानी कि जो लैंग्वेज है उसके टाइप कितने होते हैं, लैंग्वेज किस किस प्रकार से एक बच्चा सीख पाता है। तो सबसे पहले सोचते हैं कि जो लैंग्वेज होती है वो होती क्या है। जैसे कि आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज है और हिंदी की लैंग्वेज है, यानी कि जो हिंदी की पेडागोजी और इंग्लिश की पेडागोजी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी केवल लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है और लगभग एक जैसे ही देखने के लिए मिलते हैं। तो जिन लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ली है या फिर लैंग्वेज सेकंड में हिंदी ली है तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियोज है जो आपकी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो जो आपकी लैंग्वेज है उसका अर्थ होता है जब हम किसी एक दूसरे इंसान से इंटरकनेक्ट करते हैं, अपने स्पीच को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो किसके माध्यम से पहुंचाते हैं, लैंग्वेज के माध्यम से पहुंचाते हैं। यानी कि जो हमारी स्पीच है इसे किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए या एक दूसरे व्यक्ति से इंटरकनेक्ट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं। तो अपने स्पीच को दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसी भी चीज से अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी चीजों को, यानी जो चीजें हैं उन्हें हम अभिव्यक्त करने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसे लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंग्वेज कहा जाता है। तो लैंग्वेज के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, अपने हाव भाव, जो अपनी बातें होती हैं उन्हें एक दूसरे इंसान तक शेयर कर पाते हैं। तो जो फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं यानी कि जो हमारी लैंग्वेज के टाइप्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो हमारी सबसे पहले ओरल लैंग्वेज होती है। यानी कि जैसे किसी भी इंसान के साथ ओरल लैंग्वेज का मतलब होता है जब हम अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति तक मौखिक रूप से पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं? मौखिक रूप से पहुंचा रहे हैं। यानी किसी भी इंसान से, जैसे ये लोग जैसे आपस में बातें कर रहे हैं,
कोई भी चीज है उसे एक प्रकार से कह के, एक दूसरे को बता के, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके जब हम चीजों को दूसरे तक, अपनी बातों को पहुंचाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, ओरल लैंग्वेज बोली जाती है। यानी अपनी चीजों को मौखिक, यानी हमारे अपने द्वारा बोलकर, जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं और जो मेरी चीजें हैं, यानी कि जो आप तक मुझे अपनी पाठ्यक्रम है, जो अपना सिलेबस है, जो चीजें आपके सीटेट के एग्जाम में आने वाले हैं, जो क्वेश्चन है, वो सारी चीजें आप तक पहुंचानी है। तो इन्हें कैसे पहुंचाया जा रहा है, एक प्रकार से ओरली तरीके से पहुंचाया जा रहा है, मौखिक रूप से पहुंचाया जा रहा है। तो ये कौन सी लैंग्वेज हो गई, ओरल लैंग्वेज हो गई। उसके बाद में जो सेकंड लैंग्वेज होती है इसे बोला जाता है रिटन लैंग्वेज। यानी कि जब हम किसी भी चीज को, यानी लैंग्वेज का वह रूप जो एक प्रकार से लिखित रूप में हो, कैसे हो, लिखित रूप में हो, उसे क्या बोला जाता है, रिटन लैंग्वेज बोला जाता है। यानी कि अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जब हम लिखने का यूज करते हैं, लिखकर उस तक पहुंचाते हैं, लिखकर अपनी चीजों की अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसे रिटन लैंग्वेज बोला जाता है। उसके बाद थर्ड लैंग्वेज होती है साइन लैंग्वेज। ये ज्यादातर डेफ लोगों के लिए यूज होती है, यानी कि जिन्हें एक प्रकार से जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे कि ये साइन लैंग्वेज है, इसमें इशारों के द्वारा ही दूसरे तक अपनी बातचीतों को पहुंचाते हैं। यानी कि जो डेफ लोग होते हैं उनकी ये लैंग्वेज होती है, तो इसका माध्यम क्या होता है, इशारे के द्वारा या किसी भी एक साइन के द्वारा हम दूसरे तक जब अपने विचारों को, अपने भाव को पहुंचा देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, साइन लैंग्वेज बोला जाता है। ज्यादातर ये लैंग्वेज डेफ लोगों में, यानी कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की जो डिसेबिलिटीज होती हैं, उनके लिए जब वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हुए दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं तो उसे बोला जाता है साइन लैंग्वेज। तो ये थे आपके फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज जो 3 टाइप के होते हैं, ओरल, रिटन और साइन लैंग्वेज। उसके बाद में सेकंड नंबर पर बात करते हैं जो लैंग्वेज होती है उसका अर्थ क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लैंग्वेज इज सोशल। यानी कि जो लैंग्वेज होती है वो एक प्रकार से सामाजिक होती है। जो हम लोग हैं समाज में रहते हुए हर चीज को समाज के जरिए सीखते हैं, यानी कि एक दूसरे व्यक्तियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो फैमिली से जब बातचीत करते हैं तो उन्हीं के द्वारा तो हम लैंग्वेज को सीखते हैं कि हमारी ये भाषा है, हमें हिंदी बोलनी है, हमें इंग्लिश बोलनी है। यानी कि जो हमारी मातृभाषा है उसे हम किसके द्वारा सीखते हैं, जो लोग हमारे कनेक्शन में रहते हैं, जो लोग हमसे इंटरकनेक्ट होकर डेली बेसिस पे जो लोग हमसे मिलते हैं, उनकी जो बातें होती हैं उन्हें सुनकर हम लोग जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उसे बोला जाता है लैंग्वेज। यानी अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो लैंग्वेज इज सोशल, लैंग्वेज इज फ्री। फ्री का मतलब ये नहीं होता कि कॉस्ट ऑफ फ्री होगी। लैंग्वेज का मतलब होता है इसे पूरी तरह से ये स्वतंत्र होती है। कोई भी व्यक्ति अगर लैंग्वेज को एक्वायर करना चाहता है तो इसे एक प्रकार से कर सकता है। लैंग्वेज सार्वभौमिक होती है। लैंग्वेज इज चेंजेबल। लैंग्वेज जो होती है वो एक प्रकार से ऐसी नहीं होती है कि लैंग्वेज एक ही जगह रह के एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा उस पर बाधाएं होती हैं कि तुम्हें एक ही प्रकार की लैंग्वेज सीखनी है। तो लैंग्वेज है वो जगह जगह जाकर परिवर्तित होती रहती है। कैसे होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि बोला जाता है हर थोड़ी दूर पर जाकर, जैसे लैंग्वेज है जहां पर आप जाएंगे उसके बाद में देखेंगे लैंग्वेज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। एक जगह की कुछ लैंग्वेज हो सकती है, दूसरी जगह की कुछ लैंग्वेज हो सकती है। आसान से शब्दों में समझ सकते हैं, जैसे आपके में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक व्यक्ति है जो एक स्थान पर रहता है जहां पर हिंदी बोली जाती है और उसके बाद में जैसे वो किसी ऐसे स्थान पर चला जाता है जहां पर तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, कोई भी अदर लैंग्वेज बोली जाती है, ऐसे स्थान पर जाता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस लैंग्वेज को छोड़ के वो दूसरी लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देता है, एक्वायर करना शुरू कर देता है। तो जो लैंग्वेज होती है वो चेंजेबल होती है। लैंग्वेज इज फ्री एंड लैंग्वेज इज सोशल। उसके बाद है एवरी लैंग्वेज हैज ग्रामर। यानी कि हर लैंग्वेज की एक अपनी ग्रामर होती है, एक अपने सीखने के कॉन्सेप्ट होते हैं। कोई भी लैंग्वेज एक दूसरे से ऐसा नहीं है इंटरकनेक्ट करते हुए से, हर लैंग्वेज की एक अपनी ग्रामर होती है, उसके द्वारा हम बेसिकली लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इट इज ए सिस्टमैटिक सिस्टम। यानी कि जो लैंग्वेज का सिस्टम होता है, इस वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि लैंग्वेज इट इज ए सिस्टमैटिक सिस्टम। यानी कि जो लैंग्वेज होती है ये एक प्रकार से सिस्टमैटिक सिस्टम में होती है। इसे हर व्यक्ति को सीखने के लिए एक सिस्टम के थ्रू बहुत अच्छे से सीखने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत अच्छे से सीखने के लिए। यानी कि एक इंसान है जो एक जगह पर रह रहा है, उसे अपनी मातृभाषा कैसे एक्वायर करनी है ये चीजें उस इंसान को पता होती है। कौन सी चीजें उसे लर्निंग करनी है, जैसे हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है जो कि हमारी मातृभाषा होती है,
उसे जब हम करते हैं तो वो हमें एक्वायर करनी पड़ती है। उसी प्रकार से जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है, हम अपनी मातृभाषा के अदर जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा से अलग होती है, जब हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसका क्या करते हैं, उसकी लर्निंग करते हैं, उसके लिए हम एफर्ट्स का यूज करते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज होती है उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो लैंग्वेज की सबसे पहले टाइप्स में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, उसी प्रकार से है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। यानी लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है। तो सबसे पहले एक्विजिशन का मतलब होता है लैंग्वेज को अर्जन करना, यानी कि इस चीज को बोला जाता है अर्जन और इस चीज को बोला जाता है अधिगम। क्या बोला जाता है, अधिगम। जब हम किसी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, जब हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तो वो किस में आएगी, लैंग्वेज एक्विजिशन में आएगी। इसका क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज को हम एक्वायर करते हैं वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जिसे हम हमारी मदर टंग बोलते हैं। तो इसको सीखने के लिए कोई भी एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती है, किसी भी प्रकार की किसी बुक्स की, नोट्स की, व्याकरण की, इन चीजों की जरूरत नहीं होती। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में हम नेचुरली सीख सकते हैं। डोंट नीड रिसोर्स, यानी इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के संसाधनों की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए हमें रिसोर्सेज की नीड नहीं होती है। मदर टंग यानी कि जो हमारी लैंग्वेज होती है जिसे हम अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो हमारी कौन सी लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है या फिर हमारी मदर टंग होती है। सिंपल, नेचुरल एंड सबकॉन्शियस, यानी कि ये जो लैंग्वेज होती है फर्स्ट लैंग्वेज जिसे हम अर्जित करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। एक्विजिशन जो करते हैं यानी एक प्रकार से एक्वायर करते हैं उस लैंग्वेज, वो एक प्रकार से उसको सीखने की जो प्रोसेस होती है वो नेचुरल होती है, वो सिंपल होती है। और ये सबकॉन्शियस, यानी कि जब हम लैंग्वेज को अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो सबकॉन्शियस यानी एक प्रकार से अचेतन होते हैं। कैसे होते हैं, अचेतन होते हैं। कहीं भी चलते फिरते, कहीं भी जाते उठते बैठते, यानी हमें जो भी चीजें हमारे कानों तक पहुंच रही हैं, जो साउंड हमारे कानों तक पहुंच रही है, तो हम उसे एक लैंग्वेज के थ्रू एक प्रकार से एक्वायर कर लेते हैं। जैसे हमारी मम्मी पापा आपस में कैसे बात कर रहे हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो घर में होता है, वो अपनी मम्मी को जब बोलता है कि मम्मी खाना खा रही है, यानी तो इस चीज में उसे क्या होता है, सामान्य जो बोलचाल की भाषा होती है वो उसके कानों तक जाती रहती है। तो वो जब बात करना शुरू करेगा तो वो लैंग्वेज के थ्रू ऐसे ही बात करेगा कि मम्मी खाना खा रही है। कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मम्मी रही है खाना खा, यानी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है और इसे सिंपली तरीके से नेचुरल प्रोसेस के द्वारा में बालक सीख सकता है। अचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड में भी रहते हुए सीख सकता है। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की, यानी कि जो लैंग्वेज लर्निंग होती है इसका क्या अर्थ होता है, इसे एक प्रकार से हमें सीखना पड़ता है, इसका अधिगम करना पड़ता है। इसका क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। इस लैंग्वेज को सीखने के लिए ये एक प्रकार से सेकंड लैंग्वेज हो सकती है। कौन सी लैंग्वेज हो सकती है, सेकंड लैंग्वेज हो सकती है। इस सेकंड लैंग्वेज में जरूरी नहीं है कि इंग्लिश हो, कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो हमारे यहाँ सामान्य बोलचाल की भाषा में नहीं बोली जाती है और हम किसी अदर लैंग्वेज को सीखते हैं, तो उसके लिए हमें सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। उस चीज को सीखने के लिए हमें नीड रिसोर्सेज होगी, यानी कि हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमें बुक्स लेके आनी पड़ेंगी, हमें एक टीचर रखना पड़ेगा जो हमें बहुत अच्छे से सिखा सके, उस टीचर के द्वारा हम चीजों को सीख सकें। इसके लिए हमें सबसे पहले जो इसकी ग्रामर होगी, यानी कि जो इस लैंग्वेज की ग्रामर होगी उसे सीखना पड़ेगा। इस लैंग्वेज के लिए हमें बुक्स को लेके आना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा बुक्स को लेके आने पड़ेगा। इसके लिए हमें एक प्रकार से मोटिवेशन की आवश्यकता होगी। किस चीज की आवश्यकता होगी, मोटिवेशन की आवश्यकता होगी। यानी जब हमें कोई मोटिवेट करेगा, जब हमें एक प्रकार से जिस चीज की हमें नीड है उसके लिए एक दूसरा इंसान हमें बहुत अच्छे से समझाएगा कि इसके लिए आप इस प्रकार से यूज कीजिए, इस प्रकार से बुक्स पढ़िए, इस प्रकार से आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इस प्रकार से आप डिक्शनरी में इन चीजों के अर्थ ढूंढिए, मीनिंग्स याद करिए, उसके बाद इन्हें सेंटेंस बनाना सीखिए। तो जो दूसरी लैंग्वेज है उसे एक प्रकार से हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, इसको सीखने के लिए सिस्टमेटिक प्रोसेस करनी पड़ेगी। ये एक प्रकार से हमारी सेकंड लैंग्वेज हो सकती है, कॉम्प्रिहेंसिव हो सकती है और डिफिकल्ट हो सकती है, यानी हमारे लिए एक प्रकार से
कॉम्प्रिहेंसिव भी हो सकती है और डिफिकल्ट भी हो सकती है, क्योंकि इसे सीखने के लिए हमें एफर्ट्स की, बुक्स वगैरह की, इन सभी चीज़ों की जरूरत होगी। तो जिस लैंग्वेज को हम एक्वायर करते हैं उसके लिए हमें किसी भी प्रकार के एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती। इसके जो सीखने की प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है, डोंट नीड रिसोर्स है, मदर टंग है, सिंपल, नेचुरल और सबकॉन्शियस होती है। और जो हमारी लैंग्वेज लर्निंग होती है उसका क्या अर्थ होता है, इसकी सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, इसके लिए हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। ये हमारी सेकंड लैंग्वेज हो सकती है। कॉम्प्रिहेंसिव और जो लैंग्वेज होती है सेकंड, वो डिफिकल्ट हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स की, यानी कि जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उसके कितने पार्ट हैं और कौन कौन से लैंग्वेज स्किल किस पार्ट में आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्टिव स्किल, और दूसरे जो स्किल होते हैं वो होते हैं रिसेप्टिव स्किल। कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव। प्रोडक्टिव का क्या मतलब होता है, प्रोडक्टिव का मतलब होता है अभिव्यक्ति करना, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं अभिव्यक्ति। और रिसेप्टिव का मतलब होता है रिसेप्टिव, इसका मतलब होता है किसी चीज को ग्रहणात्मक, यानी कि एक प्रकार से इसे हम ग्रहणात्मक कौशल बोल सकते हैं। इसका क्या करेंगे, हम इन चीजों को ग्रहण करेंगे। प्रोडक्टिव स्किल्स का मतलब होता है जब भी किसी चीज को हम स्पीकिंग करेंगे, यानी कि हम बोलेंगे, तो दूसरे व्यक्ति को हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति तक अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति को एक प्रकार से स्पीकिंग करके पहुंचा रहे हैं, या फिर हम राइटिंग करके पहुंचा रहे हैं। स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों एक ऐसी यानी कि जो लैंग्वेज की स्किल है, ये दोनों स्किल्स वो हैं जो प्रोडक्टिव स्किल्स में आएंगी। किस में आएंगी, प्रोडक्टिव स्किल्स में आएंगी, क्योंकि हम इसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। कौन कौन सी स्किल्स है, स्पीकिंग और राइटिंग। रिसेप्टिव स्किल्स में कौन सी आएंगी, किसी चीज को हम एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा सीख रहे हैं, चाहे हम किसी चीज को पढ़ के सीख रहे हैं, रीडिंग करके सीख रहे हैं, या फिर लिसनिंग करके सीख रहे हैं। जब हम किसी बुक्स को पढ़ते हैं तो वो चीजें हमारे माइंड में जाती है, यानी कि हम उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। या फिर कोई भी व्यक्ति है जो हमारे सामने बोल रहा है, जैसे कि अब मैं अभी बोल रही हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो जो चीजें हैं जो मैं बोल रही हूं उसे आप एक प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं। तो ये किस में आएगा, रिसेप्टिव में आएगा। और जो प्रोडक्टिव होता है इसमें कौन सी चीजें आएंगी, जो चीजें आप कहना चाह रहे हैं और सामने वाला सुनना है, चाहे आप लिख के बोलें या फिर बोल के बोलें, और आप पढ़कर और सुनकर, इसे किस में रखेंगे, रिसेप्टिव स्किल में रखेंगे। तो लैंग्वेज के जो स्किल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव। प्रोडक्टिव में आप अभिव्यक्ति करेंगे और रिसेप्टिव में आप ग्रहण करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे इन टाइप्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से पूछ लिए जाएंगे। तो सबसे पहले टाइप की हम बात करते हैं रीडिंग अलाउड। रीडिंग अलाउड यानी इसके हम मीनिंग से ही समझ सकते हैं किसी भी चीज को ऐसे पढ़ना कि बोलकर जोर जोर से पढ़ना। यानी कि एक क्लास में एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया जाता है, उसको एक बुक्स पकड़ा दी जाती है और वो स्टूडेंट उसे टीचर के सामने थोड़ा जोर जोर से बोल के पढ़ रहा है, या फिर ओरली रीडिंग बोलते हैं इसको। रीडिंग अलाउड यानी ऐसा नहीं है, अलाउड का मतलब ये है कि बहुत जोर से पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट को एक टीचर अपने पास खड़े होकर बुक्स पढ़वा रहा है, तो इसको रीडिंग अलाउड में रखेंगे या फिर ओरल रीडिंग के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है कोई भी इंसान, जैसे सीटेट का एग्जाम पास करने के लिए आप लोग किसी बुक्स को पढ़ रहे हो और अपने मन ही मन में पढ़ रहे हो, एक प्रकार से इसे मौन पठन बोला जा सकता है। तो जो साइलेंट रीडिंग होती है इसका मतलब होता है किसी भी चीज को धीरे धीरे और एक प्रकार से अपने मन ही मन में पढ़ना। उसके बाद होती है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है किसी चीज को डिटेल में पढ़ना। जैसे कि आपको बताया गया कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होते हैं, तो आपने पढ़ लिया कि राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, उनके बनने की प्रोसेस क्या होती है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को कितने कौन कौन वोट देता है, राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होते हैं, उसकी क्या शक्तियां होती हैं, उसके क्या वेतन होता है। तो किसी भी चीज को डिटेल में पढ़ना किस में रखा जाएगा, इंटेंसिव रीडिंग में रखा जाएगा, यानी किसी भी चीज को डिटेल में पढ़ना। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग। इसका मतलब होता है आनंद के लिए पढ़ना, जैसे कि नोवेल को आप पढ़ते हो। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग में उन चीजों को रखा जाएगा जैसे कि आप किसी स्टोरी की बुक को पढ़ रहे हो, नोवेल को पढ़ रहे हो, या फिर मतलब कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए ना पढ़ने की बजाय आप खुद को, आपको जॉय की प्राप्ति हो रही है, यानी खुशी की प्राप्ति हो रही है, आपका मूड बहुत ऑफ है और आप उसके बाद में बैठ के नोवेल पढ़ रहे हो, या फिर आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा, आप स्टोरी की बुक पढ़ रहे हो, आपका मन कर रहा है कि आप पोइम पढ़ो बैठ के। तो ये सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग के अंतर्गत आएंगी।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखने के कितने प्रकार होते हैं, राइटिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सपोजिटरी, यानी जो एक्सपोजिटरी होता है इसका मतलब होता है विवरणात्मक लेखन, किसी भी चीज की व्याख्या करते हुए बहुत ज्यादा डेप्थ में लिखना, बहुत ज्यादा डीप में लिखना, बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग पढ़ते जो क्वेश्चन लिखते हैं जैसे उन्हें बोला जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनके आंसर लगभग 4 से 5 पेज में, 6 से 7 पेज में हो सकते हैं। तो एक प्रकार से एक्सपोजिटरी जो लेखन होता है, एक्सपोजिटरी जो राइटिंग होती है, उसका अर्थ होता है किसी भी चीज को विवरण दे के, विवरण के साथ में लिखना है, यानी हेडिंग भी लिखनी है, फिर उसके बारे में लिखना है, फिर सेकंड हेडिंग, फिर उसके बारे में लिखना है, इस प्रकार से। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव, इसका मतलब होता है वर्णनात्मक लेखन, किसी एक चीज के बारे में आपको दिया गया है प्रॉपर कि आपको राष्ट्रपति के बारे में लिखना है, तो केवल राष्ट्रपति के बारे में मुख्य मुख्य हेडिंगों को लिख देना, एक प्रकार से वर्णनात्मक रीडिंग में आएगा, डेस्क्रिप्टिव रीडिंग में आएगा। जिस चीज को डिस्क्राइब करना है केवल उसी चीज को डिस्क्राइब कीजिए। उसके बाद होता है परसुएसिव राइटिंग, उसका अर्थ होता है प्रभावपूर्ण लेखन, यानी किसी भी चीज को इस प्रकार से सजा सजा के बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना, किस चीज में आएगा, परसुएसिव में आएगा। परसुएसिव जो राइटिंग होती है उसमें आएगा, यानी एक प्रकार से प्रभावपूर्ण लिखना है आपको। उसके बाद है नैरेटिव राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग का अर्थ होता है किसी भी चीज को वृत्तांत में लिखना, किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन करके लिखना, जैसे कि आप कहीं पर घूम के आए हैं और घूमने के बाद में उन चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम आज वहां पर घूमने के लिए गए थे, वहां पर हमने ये चीजें देखी, ये किया, इन सारी चीजों का वृत्तांत में वर्णन करना किसमें आएगा, नैरेटिव राइटिंग के अंदर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं, हमारे कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने लैंग्वेज के बारे में बहुत सारे चीजें दी हैं कि किस प्रकार से एक बालक को लैंग्वेज सिखाई जा सकती है, लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगते हैं, लैंग्वेज को किसके द्वारा सीखा जा सकता है। यहाँ से आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सीडीपी हो, किसी भी लैंग्वेज में इन चारों से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नोम चॉम्स्की जी की। नोम चॉम्स्की जी का कहना क्या था कि इनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज को एक्वायर करने की जो उनकी क्षमता होती है वो बाय बर्थ होती है। नोम चॉम्स्की से एक क्वेश्चन आपका 100% आना है, इसे बहुत अच्छे से समझना है। नोम चॉम्स्की जी का मानना था एक बालक जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने के साथ में ही, यानी जब वो जन्म लेता है तो उसमें जो लैंग्वेज को, यानी कि जो लैंग्वेज को जो एक्वायर करता है वो उसमें क्या होता है, ये क्षमता इसमें बाय बर्थ होती है, लैंग्वेज को एक्वायर करने की क्षमता बाय बर्थ होती है। उनका मानना था कि एक बालक के दिमाग में जो एलईडी एक डिवाइस की तरह हमेशा रहता है, उस एलईडी यानी इसकी फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है इसका अर्थ होता है एक बालक को किसी भी चीज को सीखने के लिए एक सार्वभौमिक व्याकरण का यूज करता है। सार्वभौमिक व्याकरण की तरह में नोम चॉम्स्की जी का मानना था कि एक बालक किसी भी चीज को बाय बर्थ उसके सामने जो चीजें आती जाती हैं वो उन्हें बहुत अच्छे से सीखता जाता है। वहीं पर स्किनर जो थे, स्किनर का मानना था, यानी जो नोम चॉम्स्की है वो मानते थे कि बालक को लैंग्वेज सीखने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लगते हैं, उसे बालक को जो लैंग्वेज है वो उसे उसमें सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बाय बर्थ होती है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। बालक के दिमाग में एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे एलईडी बोला जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। वहीं स्किनर का मानना था एक बालक जब पैदा हो जाता है तो वो इमिटेशन के साथ में, यानी कि इमिटेशन के माध्यम से उसे चीजों को सिखाया जा सकता है। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण के माध्यम से एक बालक को हर चीज को सिखाया जा सकता है। बालक जब अपने सामने रहने वाले लोगों को, जो उसके प्रत्यक्ष रूप में जो उसके साथ रहते हैं, जो उससे इंटरकनेक्ट करते हैं डेली, उन्हीं के साथ में रहता हुआ उनसे इमिटेशन करके, उनसे उनकी बातों का अनुकरण करके लैंग्वेज को सीख सकता है। वहीं जीन पियाजे जी थे, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, इन दोनों के थॉट्स के बारे में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जीन पियाजे जी का मानना था कि एक बालक जब पैदा होता है तो पहले उसके दिमाग में थॉट आते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। जीन पियाजे जी का मानना था कि बालक के दिमाग में पहले थॉट आते हैं और उसके बाद में उसके दिमाग में भाषा आती है, उसके बाद भाषा सीखता है। और जो वाइगोत्स्की जी थे उनका मानना था कि एक बालक में पहले भाषा आती है और उसके बाद में विचार आते हैं। इस क्वेश्चन को कई बार सीटेट में इसी प्रकार से बिल्कुल डिट्टो रिवाइज करके पूछ लिया है कि किसका मानना था कि बालक में पहले लैंग्वेज आती है और उसके बाद थॉट्स आते हैं, तो ये मानना था वाइगोत्स्की का। कौन मानता था कि बालक में पहले थॉट्स आते हैं उसके बाद लैंग्वेज, ये मानते थे जीन पियाजे जी। जीन पियाजे का मानना था जो बालक है उसमें पहले विचार आते हैं और उसके बाद में वो लैंग्वेज सीखता है।
वहीं वाइगोत्स्की का मानना था जो बालक है वो सामाजिक लोगों के साथ रहते हुए उनसे अंतःक्रिया करते हुए जो चीजें हैं उसी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख पाता है। तो आई होप कि आपको जो अभी ये इंग्लिश की पेडागोजी की जो क्लासेस ली है इससे आपके आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उन्हें आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपकी इंग्लिश की पेडागोजी में लगभग क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं, उसके बाद बचते हैं आपके पैसेज से लगभग 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप एक प्रकार से अपने पैसेज को जल्दी जल्दी से सॉल्व करके देख लीजिए। पैसेज में आपके में किसी पैसेज में 7 या किसी पैसेज में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग आपका 15 नंबर का जो बेसिक ग्रामर का पोर्शन होगा वो भी उन्हीं पैसेज में कंप्लीट हो जाएगा और जो पैसेज से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है वो भी आपके उसी में पूछे जाएंगे। तो आपकी 30 मार्क्स की जो इंग्लिश है और 30 मार्क्स की जो आपकी हिंदी है वो लगभग इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। 15 मार्क्स की जो इसमें पेडागोजी पूछी जाएगी और 15 मार्क्स के हिंदी और इंग्लिश या फिर आपकी लैंग्वेज संस्कृत है तो सभी में आपके वही क्वेश्चन आएंगे जो पैसे से रिलेट करते हैं। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छे से पसंद आएगी, आपको चीजें समझ में आई होंगी और इनसे रिलेट करते हुए जितने भी आप क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के लिए हमारी इंग्लिश की पेडागोजी में फिलहाल इतना ही। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके लिए इसी प्रकार की बेनिफिशियल वीडियोस लेके आई जा सके। आपके लिए जितनी भी चीजें हैं उन्हें रिवाइज करने के लिए लवली एकेडमी पर सारी चीजों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, उनमें सारे सब्जेक्ट की वीडियोस को सेव कर दिया गया है। अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सारी जितनी भी थ्योरीज की क्लास है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में पड़ी हुई हैं। कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो आपके अगस्त के लिए डाली गई थी, जो अगस्त में सीटेट का एग्जाम हुआ था, तो सारी चीजें प्लेलिस्ट में सेव है, एक बार जाके आप उनको बहुत अच्छे से वॉच कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपकी अगस्त 2023 में शॉर्ट और ट्रिकी वीडियो के नाम से जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके शॉर्ट और ट्रिकी वीडियो के माध्यम से भी अपनी तैयारी का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारी आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।